So hello and welcome to my channel Smart Study with Saima, and let's start today's editorial analysis. So the editorial which I am taking is from the Hindu newspaper, and the editorial is Persian deadlock, okay, on the US and the war or in ईरान. ठीक है, तो पर्शियन डेडलॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे हम गल्फ़ की बात करने वाले. ठीक है, गल्फ़ की सारी सिचुएशंस जो चल रही हैं वॉर के ऊपर, वही सब हम इसमें देखेंगे. चलिए वोकैबुलरी यहाँ पे आ जाते हैं. डेड लॉक फर्स्ट क्या है वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. डेड लॉक जो आप वर्ड देख सकते हैं हेडिंग में भी यूज़ हुआ है. एडिटर ने हिंदू एडिटर ने यहाँ पे पैसेज में भी एडिटोरियल में यूज़ किया है ये डेड लॉक वर्ड. अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन है. ठीक है, इंडिकेट्स अ स्टेट और कंडीशन, और ये क्या शो करता है, किसी स्टेट को या कंडीशन को. ठीक है, चलिए मीनिंग देखते हैं. अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस जो है पॉसिबल नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते आप. ठीक है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा ड्यू टू डिसएग्रीमेंट. किस वजह से? क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो गया है. सिनोनिम्स पे देखते हैं इसके क्या होंगे, इसके डेडलॉक के. स्टेलमेट, इम्पास, ग्रिडलॉक, स्टैंड स्टिल और हॉल्ट. अब आप अगर इनके हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे तो देखिए पूर्ण जाम, रास्ता बंद, गतिरोध, ठहराव मतलब रुकावट, ठहराव हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक. और ये सारे उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम्स को देखते हैं. देखिए प्रोग्रेस मतलब प्रगति, आगे बढ़ते रहना. एग्रीमेंट सहमति, ब्रेक थ्रू महत्वपूर्ण सफलता, रेजोल्यूशन और मूवमेंट. ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं, इसके डेडलॉक है. ठीक है, मूवमेंट, रेजोल्यूशन, प्रोग्रेस, एग्रीमेंट, ब्रेक थ्रू. ठीक है, चलिए निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं. डेड और लॉक अलग अलग वर्ड्स हैं, डेड और लॉक. इसका मतलब क्या होता है, सिचुएशन लॉक्ड लाइक डेड. एक ऐसी सिचुएशन जो लॉक हो गई हो बिल्कुल डेड की तरह, मतलब कुछ भी चीज़ मूव नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं हो रही. ठीक है, इसे बोलते हैं डेड और लॉक. ठीक है, इस दो वर्ड्स को मिला के बनाइए. तो दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बताया गया है इसी वॉर के ऊपर जो चल रही है यूएस और ईरान के बीच में. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ ब्लॉकेड. ब्लॉकेड क्या है, यहाँ पे नाउन है. अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए एन एक्ट ऑफ स्टॉपिंग गुड्स और मूवमेंट टू अ प्लेस. ठीक है, नाकेबंदी. देखिए नाकेबंदी भी बोलते हैं इसको हिंदी में. एक ऐसा एक्ट जिसमें जो है गुड्स मूवमेंट को अपनी जगह से एक्ट करने से रोक दिया जाता है. ठीक है, वो जो है मूवमेंट्स या गुड्स का एक्ट नहीं होता, एक्शन नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉकेड. जैसे सीज, घेराबंदी, है ना. और एम्बार्गो. एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, व्यापार प्रतिबंध, मतलब कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, ट्रेडिंग नहीं कर सकता. बैरियर, बाधा. ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट डालना. बैरिकेडिंग, अवरोध, है ना. ये तो बहुत होता है, अगर रैली वगैरह भी निकलती है, प्रोटेस्ट निकलते हैं, तो हम देखते हैं पुलिस जो है क्या कर देती है, बैरिकेडिंग कर देती है, मतलब रुकावट आ जाती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकेड. ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे. ऑपोजिट्स क्या होंगे, एक्सेस, पैसेज, फ्रीडम, ओपनिंग और क्लियरेंस. ये सब क्या हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स. ठीक है, निमोनिक ट्रिक देखिए. ब्लॉक और एड दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिसके साथ ब्लॉकेड वर्ड मिलकर बना है. और इसका मतलब क्या होता है, ब्लॉक एवरीथिंग कम्प्लीटली, सब चीज़ों को ब्लॉक कर देना पूरी तरह से, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक और एड मिला के ब्लॉकेड. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द एडिटोरियल इज सीज फायर. सीज फायर ये बहुत हम सुन रहे हैं आजकल, क्योंकि जो वॉर चल रही है पर्शियन नेशंस के बीच में और सारी ईरान और इसराइल यूएस के बीच में, तो ये वर्ड उसमें काफ़ी बार यूज़ हो रहा है. तो सीज फायर का मतलब क्या होता है, सीज फायर का नाउन है. और किसका इसका मतलब होता है, एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग टेम्पररीली. टेम्पररी किसी युद्ध को, किसी फाइट को रोक देना. ठीक है, उसमें उसको क्या बोलेंगे, सीज फायर. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लड़ाई को कुछ टाइम के लिए रोक देना. सिनोनिम्स क्या होंगे, ट्रूस, आर्म आर्मिस्टाइड, आर्मिस्टाइज. ठीक है, संघर्ष विराम, पीस, होल्ड और सस्पेंशन. ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स. ठीक है, होल्ड रोक देना, सस्पेंड कर देना, है ना. सस्पेंशन वर्ड है लेकिन हम सस्पेंड भी बोलते हैं. और पीस, शांति. आर्मिस्टाइड मतलब कि आर्म्स को रोक देना, ठीक है, युद्ध को रोक देना. और ट्रूस, ये सब जो है क्या है, सिनोनिम्स किसके हैं, सीज फायर के. अब इसके ऑपोजिट क्या होंगे वो देखते हैं. देखिए वॉर, युद्ध, कन्फ्लिक्ट, बैटल, अटैक, हॉस्टिलिटी. ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स किसके,
सीज फायर के। अच्छा निमोनिक देखते हैं हम जल्दी से। सीज का मतलब होता है स्टॉप प्लस फायर, है ना। अब सीज का ऑलरेडी मतलब इंग्लिश में स्टॉप करना ही होता है, तो सीज के साथ यहाँ फायर लगा दिया, तो फायर फाइटिंग मतलब फाइटिंग को रोक देना, स्टॉप फायरिंग। एक तरह से क्या मतलब हुआ कि फायरिंग को रोक देना या फाइटिंग को रोक देना। तो सीज फायर को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है डिफाइंस। डिफाइंस क्या है, नाउन है। क्या मतलब होता है इसका, ओपन रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू ओबे। किसी का ओबे ना करना और उसे ओपनली कहना कि हाँ हम ओबे नहीं करेंगे, ओपनली बोल देना उस चीज़ को, ठीक है, उसे बोलते हैं डिफाइंस। इसका क्या सिनोनिम्स होंगे देखिए, रेजिस्टेंस, रेबिलियन, डिसोबीडियंस, ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट, ठीक है। और ऑपोजिट्स, ओबीडियंस, ठीक है, ओबीडियंस का मतलब फॉलो करना, ठीक है, और कंप्लायंस, अनुपालन, ठीक है, और सबमिशन, सबमिट करना, एग्रीमेंट, एग्री हो जाना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना ना। इसके आप हिंदी मीनिंग्स भी आप देख सकते हैं सारे। निमोनिक्स पे आ जाइए, देखिए डिफाई मतलब रिफ्यूज़। डिफाई का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ करना, उससे बना है डिफायंस, ठीक है। रिफ्यूजिंग एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड हो ना जिसमें रिफ्यूजिंग वाला, कि हाँ किसी को सामने ही खुले तौर पे मना कर देना, उसे क्या बोलेंगे, डिफायंस, ठीक है। चलिए आज ये वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंशन। ये नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लास्ट लॉन्गर, ठीक है, एक ऐसा एक्ट जिसमें किसी चीज़ को और आखिर तक चलाया जाए, ठीक है, यूज़ किया जाए, लास्ट समथिंग टू मेक लास्ट लॉन्गर, एक्सटेंशन, बढ़ाया जाए। सिनोनिम्स क्या होते हैं देखिए, प्रोलोगेशन, प्रोलोंगेशन, एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना, प्रोलॉन्ग करना, है ना। अगर इसके हम लास्ट वाले शन शन वाले वर्ड जो है ये हटा दें, तो अगर इसको सिंपली हम एक वर्ड की तरह देखें, प्रोलॉन्ग्ड, एक्सपैंड, है ना, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूएशन, इंक्रीज, वृद्धि, एडिशन, ऐड, जोड़ना, बढ़ाना, ठीक है। अब देखेंगे इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, रिडक्शन, रिड्यूस, शॉर्टनिंग, कट बैक, कटौती, कट बैक का मतलब क्या होता है, कटौती, डिक्रीज, घटाव, और लिमिटेशन मतलब सीमा। अब देखिए निमोनिक ट्रिक, एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच करना, ठीक है, स्टैंड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच करना। तो एक्सटेंशन क्या मतलब क्या हो जाएगा, सम स्ट्रेचिंग टाइम, टाइम को आगे बढ़ा देना, ठीक है। और देखते हैं आगे, विएबल, विएबल क्या एग्जेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, काम करना कैसे, सक्सेसफुली। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके देखिए, फीसिबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल, पॉसिबल और इफेक्टिव। ऑल दीज विल बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड विएबल। नाउ एंटोनिम्स पे आ जाते हैं, ऑपोजिट देखते हैं, इम्पॉसिबल, असंभव, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, यूजलेस, इनइफेक्टिव और अनवर्केबल। ऑल दीज विल बी द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड विएबल। ये आपको याद रखना है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। निमोनिक्स देखें, विएबल, वी एबल, देखिए वी एबल जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मैं बोल रही हूँ वी एबल, है ना, तो वी आर एबल टू डू इट। तो इस तरह से आप इसका जो मीनिंग है वी एबल का वो याद रख सकते हैं, केपेबल, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, ठीक है। तो वी एबल का मतलब क्या होता है, वी एबल से आप इसको याद रख सकते हैं, कोई काम जो हम कर सकते हो सक्सेसफुली उसे बोलते हैं वी एबल। और जब आपको मीनिंग याद हो जाएगा तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिप्लोमेसी इज अ नाउन। डिप्लोमेसी क्या मतलब होता है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पीसफुली, एक ऐसा आर्ट जिसमें मैनेज किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस को पीसफुली, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स क्या होंगे देखिए, नेगोशिएशन, टैक्ट, डायलॉग, मेडिएशन एंड स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, राजनीति कौशल। इनके हिंदी मतलब भी आप देख सकते हैं। अब ऑपोजिट्स क्या होंगे देखिए, कन्फ्लिक्ट, वॉर, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस। ऑल दीज विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिप्लोमेसी। अब निमोनिक ट्रिक क्या होंगे देखिए, डिप्लोमेसी का डीप प्लस पॉलिसी, डीप और पॉलिसी को मिला के लग रहा है कि स्मार्ट पॉलिसी हैंडलिंग, है ना। डिप्लोमेसी को आप इस तरह याद रख सकते हैं, डीप पॉलिसी मतलब स्मार्ट पॉलिसी हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रैटेजिक। अब स्ट्रैटेजिक की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एग्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें लास्ट में आईसी लगा हुआ है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है स्ट्रैटेजिक। इसका मीनिंग देखते हैं, रिलेटेड टू केयरफुल प्लानिंग टू अचीव गोल्स, ठीक है। किससे रिलेटेड होना है, एक केयरफुल प्लानिंग से, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। सिनोनिम देखिए, टैक्टिकल, टैक्टिकल, रणनीतिक, ठीक है हिंदी में, प्लान्ड, कैलकुलेटेड, डेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज्ड। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्ट्रैटेजिक के, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक।
चलिए एंटोनिम्स देखते हैं, रैंडम, अनप्लान्ड, केयरलेस, हफाजार्ड। देखिए हजार्ड अलग होता है और ये हफाजार्ड अलग वर्ड है, अव्यवस्थित ही इसको बोलते हैं। और थॉटलेस, बिना सोचे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट्स हो जाएंगे। अब याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को, देखिए स्ट्रैटेजी मतलब प्लान बनाना है ना, और स्ट्रैटेजिक उससे बना है प्लान्ड एक्शन। स्ट्रैटेजी मतलब प्लान बनाना, स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होगा, कोई भी एक्शन लेना प्लानिंग करके, ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंसेशन। ये क्या होता है, एक नाउन होता है और इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। समथिंग गिवन अप टू रीच एन एग्रीमेंट, कोई ऐसी चीज़ देना जिस कि वो उसके ज़रिए से जो है हम एग्रीमेंट तक पहुंच सके, उसे बोलते हैं कंसेशन, ठीक है। रियायत, रियायत हिंदी में बोल सकते हैं। सिनोनिम क्या होते हैं इसके, कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता, अलाउंस, झूठ, ठीक है, एडजस्टमेंट, संयोजन, सेटलमेंट, निपटारा, एग्रीमेंट, सहमति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, देखेंगे। अच्छा इसके कंसेशन के अपोजिट्स क्या हो जाएंगे वो देखते हैं। रिफ्यूज़ल, डिनायल, ठीक है, ठीक है, रिफ्यूज़ल, डिनियल, रिजेक्शन, ये सब इनके मतलब देखिए, इनकार, अस्वीकार, अस्वीकृति, विरोध, प्रतिरोध, मतलब इनकार कर देना, ये सब इसके मतलब ऐसे ही सेम सेम उसे होंगे। देखिए रिफ्यूज़ल, डिनियल, रिजेक्शन, ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस, ठीक है। निमोनिक ट्रिक देखते हैं। कंसेशन मतलब कंसीड, ठीक है, कंसेशन मतलब कंसीड, इसका मतलब क्या होता है, गिव समथिंग अप, किसी चीज़ को दे देना, ठीक है, ख़त्म कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है फ्रेजल वर्ब्स। स्टेप बैक है फर्स्ट। स्टेप बैक क्या होता है, टू विड्रॉ और मूव अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, ठीक है, विड्रॉ कर देना, ख़त्म कर देना, या मूव अवे हो जाना सिचुएशन से। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री डिसाइडेड टू स्टेप बैक फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट टू अवॉइड फर्दर टेंशन। कंट्री ने क्या डिसाइड करा, स्टेप बैक हो जाओ, पीछे हो जाओ, विड्रॉ कर दो, मूव ऑन कर दो, किससे, जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ताकि जो फर्दर टेंशन है उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, टू रिमूव और एंड समथिंग, रिमूव कर देना या किसी को ख़त्म कर देना है, जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं, तो उसका लिफ्ट अप मतलब हो जाता है। एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट एग्रीड टू लिफ्ट अप द ब्लॉकेड आफ्टर सक्सेसफुल नेगोशिएशन। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा, एग्री हो गई गवर्नमेंट कि वो लिफ्ट अप कर देगी ब्लॉकेड को सक्सेसफुल नेगोशिएशंस के बाद, ठीक है। दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स। नाउ कमिंग टू द फिक्स्ड प्रपोजिशंस। गैप बिटवीन, गैप बिटवीन। अब देखिए मैंने जो है आपकी ग्रामर जो है उसमें, ग्रामर के जो लेक्चर सेशंस चल रहे हैं उसमें फ्रेजल वर्ब्स भी करा दिए और फिक्स प्रपोजिशन भी करा दिए। अब आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगी समझने में कि ये दोनों क्या होते हैं एंड व्हाट आर द मेन की डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो सारी वीडियोस जो हैं फिक्स प्रपोजिशन पे और जो इंपॉर्टेंट है आप एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब्स पे जाके एक बार वीडियोस देख लें, समझ लें ये होते क्या हैं और किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है गैप बिटवीन, दिस इज़ अ फिक्स प्रपोजिशन। आप देख सकते हैं गैप के साथ यहाँ पे बिटवीन लगा हुआ है और इन दोनों के मीनिंग भी एक जैसे से लग रहे हैं। गैप का मतलब बीच में जगह होना और बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, है ना, तो सिमिलर से मीनिंग है। मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि फिक्स प्रपोजिशन की ट्रिक ये है कि जो वर्ड्स हैं वो मिलते जुलते नजर आएंगे आपको, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है, पूरी तरह चेंज हो जाते हैं वो। तो देखिए गैप बिटवीन का मतलब होता है डिफरेंस और डिस्टेंस सेपरेटिंग टू थिंग्स, है ना, सेपरेट करना दो चीज़ों को। एग्जांपल देखिए, देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द लीडर्स क्लेम्स एंड द एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। वाइड गैप है, किसके अंदर गैप है, लीडर जो क्लेम कर रहे हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, उसमें बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल फिक्स प्रपोजिशन इज एग्रीमेंट ऑन। यहाँ देखिए एग्रीमेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल डिसीजन अबाउट अ स्पेसिफिक इशू। एक म्यूचुअल डिसीजन होना इस पे स्पेसिफिक इशू के ऊपर। देखिए सेंटेंस देखिए, बोथ कंट्रीज फेल टू रीच ऑन एग्रीमेंट ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोनों ही कंट्रीज फेल हो चुकी हैं किसके एग्रीमेंट पे पहुंचने तक, डिसीजन में, वो डिसीजन नहीं ले पा रही एग्रीमेंट पे किसके, न्यूक्लियर प्रोग्राम के, ठीक है। चलिए कोलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इनको भी। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक डेडलॉक।
स्ट्रैटेजिक डेडलॉक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोकेशन। अभी किससे रेफर करता है? इट रेफर्स टू अ सीरियस सिचुएशन वेयर बोथ साइड्स आर स्ट्रक विद नो प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये कि एक सीरियस सिचुएशन होना जहाँ पे दोनों ही साइड्स, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज स्टक हो जाएं, ठीक है, स्टक हो जाएं, और ना उसकी वजह से, स्टक होने की वजह से कोई प्रोग्रेस भी ना हो किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, या कोई रेजोल्यूशन हमें नज़र नहीं आए या प्लानिंग ना हो पाए दोनों ही साइड्स की तरफ से, उसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डेडलॉक। देखिए किस तरह से आता है ये, कोलोकेट किस तरह करता है। जो स्ट्रैटेजिक है वो हमेशा कोलोकेट करता है यूज इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग प्लानिंग। अगर हम कोई प्लानिंग की बात पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में, वॉर या पॉलिसी, ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक जो है वो हमेशा ऐसी सिचुएशन को इन्वॉल्व करता है। और डेडलॉक जो है वो रेफर करता है नो मूवमेंट। इसका हमने अभी वोकैबलरी में पढ़ा, सारा मीनिंग वोकैबलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स। डेडलॉक के बारे में मतलब क्या था, क्या मीनिंग था कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक जो वो हमेशा कोलोकेट करेगा डेडलॉक के साथ, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक जो है ना हमेशा जो है देखेंगे कि वो इसलिए यूज़ होता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, वॉर की बात करेंगे, पॉलिसी की बात करेंगे, ठीक है। तो टुगेदर दे फॉर्म अ स्टैंडर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन बनाते हैं पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। इसलिए मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज यूज़ हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वोकैबुलरी और टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैव रिजल्टेड इन अ स्ट्रैटेजिक डेडलॉक बिटवीन टू नेशंस। जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसकी वजह से क्या हो गया है, स्ट्रैटेजिक डेडलॉक हो गया है दोनों ही नेशंस के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर। अब इकोनॉमिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू द यूज ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस और एक्शंस टू इन्फ्लुएंस अनदर कंट्रीज डिसीजंस, ठीक है। ये क्यों यूज़ होता है? देखिए जब हम बताते हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस को या एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए दूसरी कंट्री के डिसीजंस को, ठीक है, ऐसे इसको किस लिए रेफर करा जाता है? फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस को या एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करा जाता है, और इन्फ्लुएंस करता है ये क्या, दूसरी कंट्री के डिसीजंस पे। इकोनॉमिक प्रेशर इसलिए बोलते हैं इसको, साथ में ही आते ही हैं। इकोनॉमिक कॉमनली कोलोकेट्स विद प्रेशर। अब जो इकोनॉमिक है ना वो हमेशा कोलोकेट किया जाता है प्रेशर के साथ इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए, ठीक है, इन एज फाइनेंशियल टूल्स आर ऑफन यूज टू फोर्स कंप्लायंस, ठीक है। क्योंकि जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं ना ये हमेशा जो है यूज़ करते हैं इनको फोर्स कंप्लायंस के लिए, ठीक है। इट इज़ मोर फॉर्मल एंड प्रिसाइज एंड सेइंग मनी प्रेशर। तो फॉर्मल भी लगता है, ठीक है, एकेडमिक कंटेक्स्ट में, ठीक है, प्रिसाइज भी लगता है। मनी प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्रेशर। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर टू फोर्स पॉलिसी चेंजेस। कंट्री ने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया इकोनॉमिक प्रेशर को ताकि फोर्स किया जा सके पॉलिसी चेंजेस में। तो ये कोलोकेशन है आज के एडिटोरियल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आज ये फल है, फर्स्ट है बेलिग्रेंट। देखिए अ नेशन और पर्सन एंगेज इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा नेशन या पर्सन जो एंगेज हो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में उसे बोलेंगे बेलिग्रेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है डिटेंटे। डिटेंटे क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज। रिलैक्सेशन हो जाना किसका? टेंशन के, जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उसके टेंशन को अगर रिलैक्सेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज, जो दो कंट्रीज के बीच में चल रही हैं टेंशन, उसमें अगर रिलैक्सेशन हो जाए तो हम बोलेंगे डिटेंटे। न्यू वर्ड है ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है इसका। तनाव में कमी आ जाना, ठीक है, तनाव में कमी आ जाना, डिटेंटे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट थर्ड है ईडियम्स का। अब देखिए आज के एडिटोरियल में नहीं है ईडियम्स, लेकिन जो टॉपिक है, ठीक है, जो थीम हमारी है उसके ऊपर, जो पैसेज के ऊपर दो इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप। देखिए फर्स्ट है एट लॉजर हेड्स। ये देखिए एट लॉजर हेड्स, इसका मतलब क्या होता है? इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट में होना या कन्फ्लिक्ट में हो जाना, तीव्र मतभेद या टकराव में होना। At loggerheads, example देखिए, the two nations are at loggerheads over control of the strategic region। अब जो स्ट्रेटेजिक रीजन जिसकी हम बात करेंगे अभी एडिटोरियल में पढ़ेंगे हम सब कुछ ये, तो जो दो नेशंस हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान एंड यूएस, वो क्या है? लॉजर हेड्स बन चुके हैं, ठीक है। किस और कंट्रोल किस पे कर रहे हैं? ऑफ द स्ट्रेटेजिक रीजन, जो वहाँ रीजन है सारा उस पर, ठीक है, पर्शियन रीजन। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ।
ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज टू अ डेंजरस और सीरियस सिचुएशन, बहुत करीब आ जाना किसी डेंजरस और सीरियस सिचुएशन के। एग्जाम्पल देखिए, द रीजन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर मेजर कॉन्फ्लिक्ट, रीजन कहाँ पे है अब, एक ऐसी सिचुएशन की तरफ आ चुका है, ऐसी डेंजरस सिचुएशन और सीरियस सिचुएशन की तरफ आ चुका है जहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट है सैंक्शंस। sanctions official restrictions imposed by one country or another to influence its action। ठीक है, sanctions हम काफ़ी बार देख चुके हैं, रिपीटेडली वर्ड्स हैं यूज़ होते हैं, तो इसको जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स उन पे आप ज़्यादा नोट करेंगे, उनको नोटिस करेंगे, ठीक है, देखेंगे और उनके मीनिंग्स भी याद करेंगे, क्योंकि देखिए वही वर्ड जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। चलिए सैंक्शंस देख लेते हैं। ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे लगाती है इन्फ्लुएंस करने के लिए उसके एक्शंस पे, ठीक है, प्रतिबंध लगा देना, आर्थिक दंड, हिंदी मीनिंग भी देख लीजिए आप यहाँ पे। एग्जांपल देखिए, द कंट्री फेस्ड हैवी सैंक्शंस ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़। कंट्री ने क्या करा, फेस करा हैवी सैंक्शंस, किस वजह से, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर एग्रीमेंट, अगेन द एग्रीमेंट जिसमें सीज फायर जो है टेम्प्रेरी वॉर को रोक दिया जाता है। अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग बिटवीन अपोजिंग साइड्स, है ना, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसमें दोनों साइड्स लड़ाई करना, कन्फ्लिक्ट करना, वॉर करना टेम्प्रेरी रोक देती है। एग्जाम्पल, बोथ नेशन साइंड अ सीज फायर एग्रीमेंट टू प्रिवेंट फर्दर एक्सकलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, ताकि जो कन्फ्लिक्ट है वो आगे ना बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आ गया आपका एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए इसमें क्या लिखा है, एडिटोरियल ने क्या बात करी है, कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं, यही जो रेजोल्यूशन है ये क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, और जो ईरान और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो किस वजह से चल रहे हैं, उसमें इजराइल का क्या रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनको पढ़ेंगे, देखेंगे, वर्ब्स, वोकेबलरी, जितने भी टर्म्स और अभी वोकेबलरी सीखी है, समझिए कीवर्ड्स वगैरह, उसको भी आप देखेंगे, नोट करेंगे। इसके अंदर स्किमिंग मेथड से पढ़ेंगे। स्किमिंग क्या है मैं आपको फिर बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट 4 लाइन्स या 3 लाइन्स आप फर्स्ट पैराग्राफ की रीड करेंगे, यहाँ पे लास्ट लाइन रीड्स करेंगे, ठीक है। उसके बीच में जितने भी जैसे ईरान, यूएस, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, पर्शियन गल्फ, है ना, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन, नेम्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, तो आप ये सब नोट करेंगे। डेट ईरान ऑन 20 फरवरी, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट 3 लाइन्स सेकंड पैराग्राफ की, इसमें भी आप देखेंगे जैसे 8 अप्रैल लेबनान, है ना, जिसमें आप ऊपर ऊपर से स्किम कर सकते हैं, देख सकते हैं, फास्ट रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। एग्जाम में भी आपके पास बहुत कम टाइम होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो यू हैव टू रीड विद हाउ, इन अ स्किमिंग मेथड, ठीक है। फास्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए, और उसके बाद आप लास्ट की 3 लाइन्स भी रीड करेंगे और इंपॉर्टेंट डेट्स, नेम्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह नोट करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड दिस पैसेज, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, इस तरह से जितने भी प्लेसेस आ रही हैं वो भी आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको रीड करिए। आई एम गिविंग यू ओनली 2 minutes, देन वी विल डिस्कस द एडिटोरियल एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए आई एम गिविंग यू 2 minutes, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
Okay, coming back to the editorial, let's discuss what is written in the passage by the editor. चलिए किस बारे में वो देखते हैं. The editorial talks about the ongoing conflict between the US and Iran in the Persian Gulf. ठीक है, इसी के बारे में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं यूएस के बीच में, ईरान के बारे में, कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में. स्पेशली अबाउट द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और सबसे ज़्यादा जो मेन इशू है इसके अंदर वो ये है कि जो ईरान ने बंद कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो ट्रेड है, जो रास्ता है जहाँ से सी का, जहाँ से जो ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह पास ऑन होता है, एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो वहाँ का जो क्लोजर हो गया है उस पे मेन इशू है. ठीक है, जो ईरान ने बंद कर दिया है. चलिए आगे देखते हैं और क्या बात है. डोनाल्ड ट्रंप सेज ईरान इज़ वीक एंड वांट्स अ डील. वो क्या कह रहे हैं कि ईरान जो है वो वीक है और एक डील करना चाह रहा है. बट इन रियलिटी ईरान इज़ नॉट एग्रीइंग एंड इज़ टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन. बट रियलिटी क्या है कि ईरान जो है वो एग्रीमेंट नहीं ले रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, किसी एग्रीमेंट के लिए वो तैयार नहीं है, और उसके बाद उल्टा हो रहा है. ठीक है, ऑपोजिट हो रहा है, और वो रेडी है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए. ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ईरान वीक है और वो डील करने के लिए तैयार है. ईरान हैज़ क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रेड. जैसे मैंने आपको बताया, ईरान ने क्या कर दिया, बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को. ठीक है, जो सी रूट है जहाँ से ऑयल ग्लोबली सप्लाई होता है. ठीक है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड का वहाँ से प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग होती है. ठीक है, द यूएस कैन नॉट रीओपन इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स ईजिली. और यूएस जो है ना उसे रीओपन नहीं कर सकता मिलिट्री फोर्स से, आसानी से. मिलिट्री फोर्स वहाँ यूज़ नहीं हो सकती उसको ओपन करने के लिए, उस रूट को. सो देयर इज़ अ डेडलॉक. अब एक डेडलॉक हो चुका है. ठीक है, अब आप समझ सकते हैं डेडलॉक का मीनिंग, क्योंकि मैंने आपको करा दिया ये वर्ड वोकेबलरी में. ठीक है, तो वहाँ पे एक डेडलॉक हो गया है. नो प्रोग्रेस सिचुएशन, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़. ठीक है, दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो स्टक हो गई हैं इस सिचुएशन को लेकर, और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा. अब क्या हुआ पहले वो देखते हैं. एडिटर क्या बात बता रहे हैं, और कुछ पास्ट की उन्होंने बातें डिस्कस करी हैं अपने इस पैसेज में, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, February 28, 2026 में वॉर स्टार्टेड बाय द यूएस ने स्टार्ट करी थी वॉर, एंड इसराइल लेड बाय बेंजामिन नेतन्याहू अगेंस्ट ईरान. ठीक है, और किसने करी थी यूएस के साथ, कौन मिला हुआ था, एली कौन था उसके साथ, इसराइल. ठीक है, और इसराइल में कौन लीड कर रहा था, देखिए यहाँ तो यूएस में हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसराइल में कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्रोसीड कर रहे हैं वॉर को अगेंस्ट ईरान. ठीक है, ईरान के साथ. और कब हुई थी ये, 28 फरवरी को स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट देखते हैं, 8 अप्रैल 2026 में ट्रंप अनाउंस अ सीज फायर, स्टॉप फाइटिंग टेम्परली. उन्होंने अनाउंस कर दिया सीज फायर. अब आपको सीज फायर का भी मतलब पता लग गया कि कोई भी वॉर को टेम्परली रोक देना, कुछ टाइम के लिए रोक देना. ईरान एग्रीड टू ओपन द स्ट्रेट ओनली इफ कंडीशंस अप्रूव. अब ईरान ने कुछ कंडीशंस रखी थी, अगर ये कंडीशंस जो है अप्रूव कर दी जाएंगी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, ओपन कर देंगे सी रूट. बट अब क्या हुआ था, यूएस कॉन्टिन्यूड ब्लॉकिंग ईरानियन पोर्ट्स, इकोनॉमिक ब्लॉकेट. लेकिन यूएस जो है उसने क्या करा, ब्लॉक करता रहा वो ईरानियन पोर्ट्स को. ठीक है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गई वहाँ पे. उसके बाद ईरान देन क्लोज द स्ट्रेट अगेन एंड कैंसल टॉक्स. तो क्या हुआ फिर, दोबारा से ईरान ने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया, और जो है अब बात करनी भी बंद कर दी. मतलब बात, मतलब नॉर्मल बात नहीं, पीस टॉक्स वगैरह, डिस्कशंस. ठीक है, कि लीडर्स के बीच में डिस्कशंस हो सके, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये वॉर्स हैं, इसको सुलझाया जा सके, ख़त्म किया जा सके. तो ईरान ने फाइनली उस स्ट्रेट को, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है जहाँ से ऑयल की ट्रेडिंग होती है, फाइनली उसे अब बंद कर दिया है, और कैंसिलेशन भी कर दी है सारी टॉक्स की. कोई डिस्कशन या टॉक्स अब नहीं होंगी. अब क्या हुआ, अप्रैल 23, 2026 में ट्रंप एक्सटेंडेड द सीज फायर अगेन. अब ट्रंप ने क्या किया है 23 अप्रैल में, कि उन्होंने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है. शोज कन्फ्यूजन एंड न्यूक्लियर प्लान. अब इसके क्या नज़र आ रहा है हमें इस पॉइंट से, कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और कोई आगे क्लियर प्लान हमें नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये अब तक हुआ है जो एडिटर ने डिस्कस किया है अपने एडिटोरियल में, हिंदू न्यूज़पेपर में. आगे बढ़ते हैं, द की इशूज़ इन द कन्फ्लिक्ट. अब इशूज़ क्या है कन्फ्लिक्ट में वो देखते हैं. सबसे पहला इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट फॉर ऑयल ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड यहाँ से ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है. अगर बंद कर दिया गया
ग्लोबल इकोनॉमी सफ़र्स, ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे अगर वो बंद कर दिया गया, अगर ईरान ने नहीं ओपन की तो वो, ठीक है। तो क्या होगा, ऑयल प्राइसेस क्या होंगे, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है। महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नेक्स्ट क्या है, यूएस ब्लॉकेड ऑन ईरान। अब यूएस का जो ब्लॉकेड चल रहा है ईरान के ऊपर, यूएस इज स्टॉपिंग ट्रेड थ्रू ईरानियन पोर्ट्स। यूएस ने क्या करा, ट्रेड करना बंद कर दिया ईरानियन पोर्ट से। दिस इज क्रिएटिंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर बनता जा रहा है ईरान के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस वांट्स ईरान टू स्टॉप न्यूक्लियर डेवलपमेंट। यूएस ये चाहता है कि जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो है, पूरा न्यूक्लियर प्लांट प्रोग्राम बंद कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बंद नहीं कर रहा। ईरान वांट्स सैंक्शंस रिमूव्ड। ईरान क्या कह रहा है कि हमें जो सैंक्शंस आ रहे हैं वो रिमूव कराने, जितने भी हैं। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कन्फ्लिक्ट्स के अंदर, जो आपको देखने हैं, समझने हैं, अपने आंसर राइटिंग में भी देखने हैं, ठीक है। वाई सिचुएशन इज डेंजरस, सिचुएशन डेंजरस क्यों है। नो एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड ईरान, ठीक है। यूएस और ईरान के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। टॉक्स हैव फेल्ड, जितनी भी टॉक्स थी वो फेल्ड हो चुकी हैं। बोथ साइड्स आर एंग्री, दोनों ही साइड जो एंग्री हैं, नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, अब ट्रस्ट नहीं हो रहा है। देर इज़ अ रिस्क दैट वार, देर इज़ अ रिस्क दैट वॉर कैन स्टार्ट अगेन एनी टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिस्क जो है सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर बैठा हुआ है, वो ये है कि वॉर जो है कभी भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और जब भी वॉर स्टार्ट होती है रुकने के बाद, वो और ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा तेज़ी से होती है पिछले के मुकाबले। तो दीज आर द सिचुएशन जो बहुत डेंजरस है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एडिटर का मेन आर्गूमेंट क्या है, उन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या आर्ग्यू किया है, वो देखते हैं। एडिटोरियल सेज ट्रम्प शुड लिफ्ट द ब्लॉकेड। ट्रम्प को ब्लॉकेड हटा देना चाहिए। इन रिटर्न ईरान शुड ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इन रिटर्न क्या करना चाहिए, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर देना चाहिए, जो सी रूट है। बिकॉज थ्रेट्स एंड प्रेशर आर मेकिंग ईरान मोर स्टबर्न, ठीक है। अब जो थ्रेट्स ईरान को मिल रहे हैं, प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर जो बनता जा रहा है, उसकी वजह से ईरान जो है ना बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाएगा और ज़्यादा अकड़ जाएगा वो, ठीक है। और पीस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू टॉक्स नॉट फोर्स। पीस जो है वो सिर्फ पॉसिबल है बातचीत करके, फोर्स दिखा के, ठीक है, मिलिट्री प्रेशर दिखा के, लड़ाई लड़के ये काम नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए पॉसिबल किया जाए कि टॉक्स की जाए, डिस्कशंस हो, पीस टॉक्स हो, और ये जो मामला, ये वॉर है, ख़त्म की जाए। चलिए, वॉट बोथ साइड्स शुड डू। अब दोनों साइड्स को क्या करना चाहिए, अपनी राय दे रहा है एडिटर, देखते हैं क्या। यूएस, ट्रम्प वहाँ पे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, स्टॉप्स थ्रेट्स को रोक दें, रिमूव ब्लॉकेड, ब्लॉकेड को हटा दें, और स्टार्ट रियल नेगोशिएशन करें, ठीक है। ईरान को क्या करना चाहिए, बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, बी फ्लेक्सिबल, रिड्यूस न्यूक्लियर टेंशंस, और एग्री टू कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार हो जाए ईरान। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब टर्म्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों, जैसे फर्स्ट है डेडलॉक, ये मैंने आपको बताया था, नो प्रोग्रेस और सिचुएशन, ठीक है। सीज फायर, टेम्पररी स्टॉप इन फाइटिंग। ब्लॉकेड, स्टॉपिंग ट्रेड या ट्रांसपोर्ट, ट्रेड को रोक देना, ट्रांसपोर्ट को रोक देना, ठीक है। सैंक्शंस, इकोनॉमिक पेनल्टीज, और स्ट्रैटेजिक वाटरवे, इंपॉर्टेंट सी रूट, ठीक है। ये सब आपको समझनी है, ये सारे टर्म्स जो हैं ज़रूरी हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं, एडिटर क्या कह रहे हैं अपने पैसेज में। वेस्ट एशियन नीड्स, वेस्ट एशिया को किसकी ज़रूरत है, पीस एंड स्टेबिलिटी की, नॉट एंडलेस वॉर्स, ओनली डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज़ कैन सॉल्व दिस क्राइसिस। सिर्फ डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़ करके ही ये क्राइसिस ख़त्म की जा सकती है। और आज की टोन क्या थी एडिटर की, वो भी हम देख लेते हैं। द एडिटोरियल मेंटेन्स अ क्रिटिकल एंड एनालिटिकल टोन, ठीक है। एम्फेसाइजिंग डिप्लोमेसी, इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, डिप्लोमेसी को, ओवर कन्फ्लिक्ट एंड अर्जिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी। फाइन, चलें, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द यूज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस मैंने आपको बताया ना, सैंक्शंस क्या होते हैं, पेनल्टीज जो लगाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिन करना है इकोनॉमिक सैंक्शन, यूज़ ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड मिलिट्री प्रेशर एज फॉरेन पॉलिसी टूल्स कैन लीड टू स्ट्रेटेजिक डेडलॉक्स, ठीक है। और मिलिट्री प्रेशर दोनों ही मिला के किस तरह से जो है ये फॉरेन पॉलिसी टूल्स हैं जो लीड कर रहे हैं किसको, एक स्ट्रेटेजिक डेडलॉक को। डिस्कस विद एथिकल implications एंड सजेस्ट अ बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच।
अब आपको आंसर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले डिफाइन करेंगे आप इकोनॉमिक सैंक्शंस को और मिलिट्री प्रेशर, ये दोनों होता क्या है। फिर उसके बाद उसको ग्लोबल कन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं यूएस और ईरान की सिचुएशन, उसको आप उससे मैच करेंगे, बताएंगे एग्जाम्पल देते हुए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एथिकल इम्पैक्ट्स बताएंगे आप, जैसे कि हार्ड पावर वर्सेस डिप्लोमेसी और इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड, ऑयल रूट्स एंड इन्फ्लेशन वगैरह जो हो रहा है। सिविलियन सफरिंग ड्यू टू सैंक्शंस, सफ़र कौन कर रहा है, सिविलियंस कर रहे हैं। डेडलॉक ड्यू टू रिजिड पोजीशंस, ठीक है, डेडलॉक हो रहा है रिजिड पोजीशंस की वजह से। प्रॉस एंड कॉन्स मेंशन करेंगे। प्रॉस में आप बताएंगे प्रेशर फॉर कंप्लायंस एंड डिटरेंस, और कॉन्स में आप क्या बताएंगे, एस्केलेशन, मिसट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं। स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, सिविलियंस, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से वर्कआउट कर रही है, वो सब आप बताएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल देंगे यूएस ईरान टेंशंस का, रशिया यूक्रेन सैंक्शंस इम्पैक्ट और हिस्टोरिकल फेलियर ऑफ प्रोडक्ट सैंक्शंस, ये आप बताएंगे। कंक्लूड कैसे करेंगे, कंबाइंड सैंक्शन विद डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रेशर, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, यूएन का क्या रोल है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप बैलेंस जजमेंट देंगे, ठीक है। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस करेंगे इस आंसर में, इस क्वेश्चन में। चलिए आंसर दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एनालाइज करना है आपको द रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स लाइक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, discuss the challenges they pose and suggest pressures for ensuring stability in such regions। तो आपको एनालाइज करना है रोल क्या है स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स का, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, शेप जो कर रही है हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, क्योंकि यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है, ठीक है। अब यही बंद हो जाएगा तो देखिए ग्लोबली क्या इफेक्ट होगा सिविलियंस पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे, तो वो देख लेते हैं। आपको डिफाइन करना है स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स को एंड मेंशन दियर इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाई, ठीक है। तो आपको डिफाइन किसको करना है, क्या है चॉक पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बताना है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, ग्लोबल ट्रेड के अंदर, ठीक है, सप्लाई के अंदर, एनर्जी के लिए, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करना, ठीक है, इसका क्या रोल है ऑल ओवर द ग्लोब। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें बताएंगे जो हमने अभी डिस्कस करी, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद फिर हम बताएंगे सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, जैसे कि आप इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी और गवर्नेंस का क्या रोल है। सबसे पहले ऑयल सप्लाई, ग्लोबल इन्फ्लेशन, ट्रेड डिस्ट्रप्शन, ठीक है, कंट्रोल लीड्स टू पावर लेवरेज, नेवल कन्फ्लिक्ट्स, ब्लॉकेज जो हो रहे हैं, लैक ऑफ ग्लोबल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, ये सब आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद चैलेंजेस जो आ रहे हैं, वल्नरेबिलिटी टू कन्फ्लिक्ट्स, डिपेंडेंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, रोल ऑफ रीजनल वर्सेस ग्लोबल पावर्स। एग्जांपल देंगे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस जो अभी हो रहा है, स्विस कैनल ब्लॉकेज, इवन गिवन इंसिडेंट, ठीक है, एवर गिवन इंसिडेंट है ये, स्विस कैनल जो ब्लॉकेज हो गया था उसके बारे में आप यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे स्विस कैनल का। और क्या बताएंगे, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं देंगे, देखिए दो चॉक पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है, क्या, स्विस कैनल ब्लॉकेज और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स, इनके भी आप एग्जाम्पल देंगे अपने आंसर में। उसके बाद कैसे आप इसको क्लोज करेंगे आंसर को, क्लोजर देख लीजिए वे फॉरवर्ड देते हुए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रूट्स, स्ट्रेंथिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। इस तरह से आप कॉजेज, इम्पैक्ट्स, इम्प्लीकेशंस बताएंगे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर होता है एक आंसर का, ठीक है, वो उस तरह से आप फॉलो करेंगे। चलिए आज ये क्वेश्चन पे एमसीक्यू सी सेट में देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। द यूएस शुड लिफ्ट द ब्लॉकेट इन रिटर्न फॉर ईरान easing restrictions on Strait of Hormuz. Which of the following assumptions are implicit in the above statement? These are the statements. Read the question again, statements को रीड करिए और आंसर दीजिए मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का। What will be the answer? आंसर इज ए, ठीक है। आगे देखते हैं,
थीम्स और ऐसे ऐसे थीम्स और यूपीएससी मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस आपके कहाँ पे आ सकते हैं वो नोट करते हैं। थीम 1 है लिमिट्स ऑफ कोएर्सिव डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में या फिर ऐसे पेपर में। देखिए पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कोएर्सिव डिप्लोमेसी। इसका मतलब क्या है, इसमें सैंक्शंस और मिलिट्री थ्रेट्स आप बताएंगे। इन अचीविंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स, कैन प्रेशर टैक्टिक्स इंश्योर लॉन्ग टर्म प्री पीस। नेक्स्ट देखिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। एग्जाम किस में आएगा, GS3 इकोनॉमी सिक्योरिटी या इकोनॉमी, ऐसे पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इसी पैसेज के ऊपर देखें, डिस्कस द रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम रूट्स इन ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हाउ कैन दियर डिस्ट्रप्शन इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जांपल नहीं देंगे, जो बाकी के मैंने दो आपको बताए थे, स्विस कैनल और चाइना सी डिस्प्यूट्स, वो भी आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड डिप्लोमेसी, कौन से पेपर में, GS2 गवर्नेंस या इंटरनेशनल रिलेशंस। और ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखिए, एनालाइज हाउ ट्रस्ट डेफिसिट्स बिटवीन नेशंस हिंडर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। सजेस्ट करना है आपको मेजर्स टू रिबिल्ड कॉन्फिडेंस इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट में 6B यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं। GS पेपर 1 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस। दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। जल्दी से मुझे पढ़ के बताएं, आंसर दें। आंसर क्या होगा इसका, B। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स। बताएं, रीड द ऑप्शंस A, B, C and D and answer me. Answer is B. They cannot move, they control मूवमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज। ठीक है, उनका क्या कंट्रोल है, मूवमेंट करना ग्लोबल ट्रेड को ग्लोबली और एनर्जी सप्लाईज को प्रोवाइड करना, सप्लाई करना एनर्जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीज फायर एग्रीमेंट्स। बताएं इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है सीज फायर एग्रीमेंट्स के ऊपर। कौन सा स्टेटमेंट सही है, रीड करें स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को और आंसर दें। A, B, C और D, विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। करेक्ट आंसर इज B. Only third and only second and third statements are correct. चलिए फोर्थ पे आ जाइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर्स इज लीस्ट लाइकली पूछा है आपसे। देखिए लीस्ट लाइकली टू बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिटवीन नेशंस। रीड द ऑप्शंस एंड आंसर मी। Now what would be the answer of this question? Answer is C. Frequent use of threats and coercion. Coming to the next question, which of the following best represents a balanced diplomatic approach in conflict resolution? Read the options. What would be the answer? B. Stimulate simultaneous use of pressure tactics and negotiation channels. ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब लगातार यूज होना प्रेशर टैक्टिक्स का और नेगोशिएशन चैनल्स का। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 7 पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड इम्पेस इन द पैसेज मीन्स, एक पैसेज में वर्ड आया है इम्पेस, क्या मतलब होता है इसका। मीनिंग इज बी, अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो प्रोग्रेस, एक ऐसी सिचुएशन होना जहाँ पे प्रोग्रेस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। क्या है आज की टोन, मैंने आपको बताई भी थी, क्रिटिकल है ना, एनालिटिकल टोन थी। ठीक है, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं सिचुएशन को। फाइन, सो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से। उसको देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रैक्टिस है। पैसेज जो है आज का बहुत अच्छा था आरसी के लिए। वोकैबुलरी नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जितनी मैंने जार्गन्स और आपको कॉलोकेशन वगैरह कराए हैं, फिक्स प्रेपोजिशन जो रिपीट हो रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो रिपीट हो रहे हैं, उनको नोट करें। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के कलीग्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनको आप शेयर करें, ताकि उनकी भी आरसी की प्रैक्टिस और स्पेशली करंट अफेयर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सके, उनको भी पता लगे। ठीक है, तो और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको प्रेस करने के लिए बेल बटन को, ताकि जो है आपको जितने भी अपडेट्स हैं मेरे चैनल की तरफ से वो टाइम टू टाइम मिल जाएँ। ठीक है, और फीडबैक ज़रूर देंगे अपने। ठीक है, फीडबैक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू गिव योर फीडबैक्स कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, सो यू गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मीटिंग यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।